दैट वुड बी द डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस में भी पूछे गए हैं, स्टेट पीएससीज में पूछे गए हैं, और बाकी जो साइंस एंड टेक के सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें पूछा जाएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग होता क्या है, इसको समझेंगे हम। डीएनए प्रोफाइलिंग इज आल्सो नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग का दूसरा नाम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, या इसको जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक टेक्निक होती है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन यूनिक डीएनए पैटर्न। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, उनका एक डीएनए पैटर्न होता है जो सब हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, एक डीएनए पैटर्न। उस डीएनए पैटर्न के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजंस। ये बहुत सारे रीजंस के लिए इंपॉर्टेंट है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर हम फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये नहीं कि आप उंगली का फिंगरप्रिंट नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब हम डीएनए पैटर्न्स देखते हैं यहाँ पर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस रीजंस एंड वर्क्स थ्रू स्पेसिफिक मेथड्स, ठीक है, और ये डिफरेंट मेथड्स के जरिए से हम क्या करता है, काम करता है। कुछ हम देखेंगे यहाँ पर इसको समझने के लिए कि व्हाट इज डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। अब इसमें करते क्या हम, डीएनए प्रोफाइलिंग इज ए मेथड यूज टू एनालाइज एंड कंपेयर डीएनए सैंपल्स। हम क्या करते हैं, हम डीएनए ले लिया किसी पर्सन का, अब उस डीएनए को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स से कंपेयर करते हैं, इंडिविजुअल से डीएनए सैंपल्स लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं टू डिटरमाइन जेनेटिक रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी। फिर हम क्या देखते हैं, इसकी जेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं, उसकी आइडेंटिटी देखते हैं, ये किस फैमिली से है, इसका फादर कौन है, इसकी मदर कौन है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करता है, सारी चीज़ें जो है डीएनए प्रोफाइलिंग से हम करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसकी ज़रूरत इसीलिए है आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स। अगर कोई इंडिविजुअल कहीं पर भी गुम हो गया है या कहीं पर भी पाया गया, उसकी डेथ हो गई है और हमें पता नहीं चल रहा ये पर्सन कहाँ से है, ये कौन है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सच एज इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हो रही है टू मैच सस्पेक्ट्स टू क्राइम सीन्स। जैसे क्राइम सीन्स में आपने देखा होगा कोई पर्सन अगर होता है, उसको उसकी बॉडी मिलती है और हमें पता नहीं है ये पर्सन कहाँ का है, तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होना शुरू होती है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। फिर उसका डीएनए लिया जाता है और देखते हैं कौन विक्टिम है कौन नहीं है, किसी एक्सीडेंट में कोई अगर होता है तो उन सभी जगहों पर हम क्या करते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग यूज़ करते हैं। जैसे क्राइम पेट्रोल आप देखते हो ना, सीआईडी हम देख रहे थे बचपन में, तो बराबर एग्जैक्टली वही है ये। रिलेशनशिप टेस्टिंग, ठीक है, जैसे कि इट एड्स टू डिटरमाइन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप सच एज पैटर्निटी और मैटरनिटी टेस्टिंग। तो हम क्या देखते हैं, हम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स इसकी देखते हैं, उसमें हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं। एक पैटर्निटी टेस्ट होता है, मैटरनिटी टेस्ट हम करते हैं, तो ये भी हमें हेल्प करता है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने में। हाउ डीएनए प्रोफाइल वर्किंग, अब देखो आपको ये कैसे काम करता है, डीएनए प्रोफाइलिंग करते कैसे हैं हम, ये तो हमने देखा अभी तक क्यों किया जाता है। इट यूज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, इसमें STRs का यूज किया जाता है, विच आर लाइक पैटर्न्स इन डीएनए, दैट आर यूनिक टू ईच पर्सन। तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स कुछ पैटर्न्स होते हैं डीएनए के, जैसे कि ये मैंने डीएनए बना लिया, ये मैंने डीएनए बना लिया, अब इसमें कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स इसमें होंगे जो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ए डीएनए सैंपल इज कलेक्टेड, हम डीएनए सैंपल को ले लेते हैं। कैसे, फॉर किसी पर्सन का ब्लड है तो वहाँ से डीएनए सैंपल ले लिया, किसी का हेयर है, बाल से लेते हैं, किसी का सलाइवा जो होते हैं उसको कलेक्ट करके वहाँ से डीएनए सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अगर कहीं पर कोई भी क्राइम होता है, फिर जब टीम इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, फिर वो हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, कैमरा लगाते हैं, वीडियो उठाते हैं, फिर अपना हाथ नहीं लगाते, ग्लोव्स लगा लेते हैं, किसी हैंडल को हाथ लगाना होता है, किसी डोर को हाथ लगाना होता है, क्योंकि देखते हैं कहीं पर इसके बाल तो नहीं है, कहीं पर इसका ब्लड तो नहीं गिरा हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ जहाँ से हम फिर इन्वेस्टिगेशन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है इस घर में और कोई और पर्सन आ गया और इसको मार दिया, अब ये जो पर्सन बी आ गया, हमें पता नहीं ये बी कौन है, लेकिन ये मर गया, अब पुलिस आ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए अब ये पता करना है ये इसको किसने मारा। अब जो होता है
विक्टिम जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना है। जब विक्टिम को आइडेंटिफाई करना, अब देखेंगे तो ये तो भाग गया होगा ना बी पर्सन, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ऐसा होगा जो पुलिस के हाथ में लगेगा और इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ में लगेगा, फिर उसी से वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये पर्सन कौन है। डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल, जो हमने ब्लड सैंपल लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड सैंपल हमने लिया और अब इस ब्लड सैंपल से हमने क्या निकाला, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, कंटेनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। अब ये डीएनए जो होगा ये बिल्कुल डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल का। आगे यूज करते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, द डीएनए इज एम्पलीफाइड यूजिंग पीसीआर, डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं, पीसीआर मेथड का यूज करते हैं टू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द डीएनए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये डीएनए होता है हम इसकी कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसी सिमिलर कॉपीज बना लेते हैं, सिमिलर कॉपीज बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर हम पीसीआर रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं उस स्पेसिफिक रीजन के जो डीएनए के ऊपर देखने को मिलता है। फिर हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का भी इस्तेमाल करते हैं, द एम्पलीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग करते हैं, यहाँ से इसका अलग किया, यहाँ से इसको अलग किया, यहाँ से इसको अलग किया, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय साइज यूजिंग जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो यहाँ पर इसको सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस का यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूसिंग ए विजुअल पैटर्न ऑफ बैंड। तो हमें एक बैंड देखने को मिलता है कॉल्ड एज डीएनए प्रोफाइल, और यहाँ पर एक बैंड देखने को मिलेगा इस किस्म का, यहाँ पर भी बैंड हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी बैंड देखने को, उसी को बोलते हैं डीएनए की प्रोफाइलिंग हम कर रहे हैं। मैचिंग एंड एनालिसिस, फिर मैच करना, द डीएनए प्रोफाइल ऑब्टेन्ड इज कंपेयर्ड, फिर हमें जो डीएनए प्रोफाइल मिलेगा उस सैंपल से जो हमें मिला, अब हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विद अदर प्रोफाइल्स, बाकी प्रोफाइल्स के साथ, टू डिटरमाइन मैच एंड रिलेशनशिप्स, फिर हम इसको मैच कर पाएंगे और ये देखेंगे उनकी रिलेशनशिप क्या है। फ्रॉम क्राइम सीन्स एविडेंसेस आर रेफरेंस सैंपल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको पूरी समझ आई होगी। इफ डीएनए फ्रॉम ए क्राइम सीन मैचेस विद डीएनए प्रोफाइल ऑफ ए सस्पेक्ट, अगर जो डीएनए जो होता है क्राइम सीन, अगर वो मैच होता है सस्पेक्ट के प्रोफाइल के साथ, इट कैन प्रोवाइड क्रूअल एविडेंस लिंकिंग द सस्पेक्ट टू द क्राइम, तो हमें पता चलेगा ये क्राइम के साथ ये सस्पेक्ट जो था जुड़ा हुआ है। सिमिलरली डीएनए प्रोफाइलिंग कैन यूज्ड इन डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन, जो डिजास्टर्स में विक्टिम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई अगर करना होता है, ठीक है, या सस्पेक्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, या डिजास्टर्स में विक्टिम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पर हम डीएनए मैचिंग ही कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम रिमेन्स विथ द डीएनए सैंपल्स फ्रॉम रिलेटिव्स के डीएनए सैंपल्स के साथ मैच करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये तो आपके घर का है या ऐसे ऐसे, ये हमें पता चल रहा होता है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको पूरी की पूरी समझ आई होगी। डीएनए प्रोफाइलिंग जो होती है एक इंपॉर्टेंट टूल है जो हम फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो हम कर पाते हैं और हम लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। ये डीएनए प्रोफाइलिंग का मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन बनेगा आपको डीएनए प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं, आपको बोलना है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डीएनए प्रोफाइलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इस पर, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी थी। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई मतलब डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं जो जीन्स में हमें देखने को मिलता है। दीज आर डिजीज़ काज्ड बाय चेंज इन आवर डीएनए, ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, जीन्स में या डीएनए के अंदर चेंज आना। टाइप्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। सिंगल जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब काज्ड बाय प्रॉब्लम्स इन जस्ट वन जीन, जब सिर्फ एक ही जीन में प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर। जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ, फॉर एग्जांपल किसी को लंग्स में प्रॉब्लम होती है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, सॉरी डिसऑर्डर नहीं, क्रोमोसोम्स में कुछ अगर चेंज होती हैं, स्ट्रक्चरल चेंज हो या नंबर्स में कुछ चेंज हो, तो उसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स काज्ड बाय चेंज इन द नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। जैसे ट्राइसोमी मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है तो ये भी एक डिसऑर्डर हो गया। जैसे डाउन सिंड्रोम वेयर ए पर्सन हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स। मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या होता है,
caused by both genes and things in our environment, जो जीन्स की वजह से भी हैं और जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही है उसकी वजह से भी। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जीन है कि उस जीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर से भी, इन्वायरमेंट से भी हमें कुछ जो है इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं हम मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स। कैंसर कैन बी काज्ड बाय जीन्स एंड स्मोकिंग। जैसे कोई पर्सन है उसका कैंसर हो सकता है जीन्स में भी प्रॉब्लम और यहाँ से वो स्मोकिंग भी करता है। थिंक ऑफ योर डीएनए इज़ लाइक ए रेसिपी बुक। आप खुद सोचो ना, आपका डीएनए जैसे एक बुक होती है। इफ़ देयर इज़ ए मिस्टेक इन द रेसिपी, अगर रेसिपी में मिस्टेक है, इट कुड मेक यू सिक लाइक हैव ए कोल्ड। जैसे कि आप कुछ रेसिपी बनाते हो, आपने बोला कि मुझे बनाना शेक बनाना है और या मैंगो शेक बनाना है, और आपने उसमें सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, ड्राई फ्रूट जो भी हैं आपने किया और ग्राइंड वाइंड किया, सब कुछ किया, ठीक है, जूसर में डाल दिया और जूस तैयार हो गया। लेकिन उसमें से इस रेसिपी में एक चीज़ लिखा गया है कि आपको इसमें शुगर ऐड करना है, तो ठीक है इसका टेस्ट ऐसा बनेगा, तो आपने शुगर के बदले साल्ट इस्तेमाल किया। अब मुझे बोलो वो आपने मिस्टेक किया, जब आपने मिस्टेक किया क्या आप वो खा सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, इसका जो टेस्ट जो है वो नहीं, वो ख़राब हो जाएगा, मतलब आप उसको खा नहीं सकते। इसी तरीके से इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन द रेसिपी, अगर रेसिपी में कोई भी मिस्टेक है आप बीमार हो सकते हो। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी की हम बात करेंगे। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है? जीन थेरेपी इज़ ए मेडिकल टेक्निक। ये एक मेडिकल टेक्निक है जो मेडिकल में हम इस्तेमाल करते हैं। एम्ड एट ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हम क्या करते हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया, डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या कम हो क्रोमोसोम है, तो दैट मीन्स उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स। हम इसमें क्या करते हैं, नए जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू ए पेशेंट सेल्स, पेशेंट के सेल्स में, और बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग वंस, या जो भी उनमें जीन्स होते हैं उन जीन्स को हम मॉडिफाई करते हैं, अल्टर करते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग वंस टू करेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। जो भी जेनेटिक एबनॉर्मल जीन्स की वजह से उनको जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही होती है उनको हम ठीक कर सकते हैं। हम उनको जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या ओल्ड जीन को निकाल के कुछ नए जीन हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। इट इज़ नीडेड फॉर वेरियस रीजंस। इसको बहुत सारे रीजंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेट्स थ्रू स्पेसिफिक मेथड्स, और बहुत सारे हम स्पेसिफिक मेथड्स के ज़रिए से हम ऑपरेट करते हैं किसको, जीन थेरेपी को। What is gene therapy? Gene therapy involves the delivery of genetic material. जीन थेरेपी में हम जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं इनटू ए पेशेंट सेल्स। किसमें, हम पेशेंट की सेल हम लेते हैं और उस पेशेंट की सेल में हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को डाल देते हैं टू ट्रीट और प्रिवेंट द डिजीज, सो दैट हम उस पेशेंट को डिजीज से बचा सकते हैं, ठीक है, और प्रिवेंट कर सकते हैं। वाई जीन थेरेपी इज नीडेड? जीन थेरेपी क्यों ज़रूरी है? ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और कैंसर ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पर्सन उसको कैंसर होता है। हाउ इट वर्क्स, ये किस तरीके से काम करता है? टारगेट एरिया आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट द स्पेसिफिक सेल और टिश्यू इन द पेशेंट्स बॉडी दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट आर आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जांपल ये एक पेशेंट है और ये बीमार है, तो हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर सेल को ले लेते हैं, एक टिश्यू को ले लेते हैं, और उसमें सेल्स होती हैं, हम देखते हैं कौन सा टिश्यू इसके बॉडी में ख़राब है जिसको हमें ठीक करना है, तो हमने इस टिश्यू को लेकर आइडेंटिफाई किया। हो गया पहला आइडेंटिफिकेशन वाला काम। दूसरा, डिलीवरी ऑफ जीन थेरेपी एजेंट्स। द थेरेप्यूटिक जीन्स आर डिलीवर टू द टारगेट सेल। अब हम क्या करते हैं, हमने इस जीन को लाया और हम इस टारगेट सेल में इसको लगा देते हैं, डिलीवर करते हैं, और यहाँ टिश्यू के ऊपर यूजिंग वेक्टर्स और कैरियर्स। लेकिन हमारे पास जो ये जीन है, हम क्या करते हैं, हम इस टारगेट जीन पे इसको लगा लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ होना चाहिए ना जो इसको लेकर जाएगा। जैसे यहाँ से आपको दिल्ली से जम्मू जाना है या जम्मू से दिल्ली आना है, तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना जो कि आप जिसमें आप जाओगे, या कुछ सामान आपको घर बेचना है, तो दिल्ली से घर बेचना है, तो आप क्या करो, आपके पास कुछ होना चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वेक्टर्स का यूज़ होता है या कैरियर्स का यूज़ होता है। उन कैरियर्स के ज़रिए से इस जीन को हम टारगेट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, जैसे वायरसेस के ज़रिए से या लाइपोसोम्स के ज़रिए से हम इन जीन्स को लगा लेते हैं।
तो पहले हमने आइडेंटिफिकेशन की, उसके बाद हमने डिलीवरी की, किसकी, जो हमारे पास जीन्स होते हैं, ठीक है, टारगेट सेल के ऊपर। थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ जीन। पहले जीन को आइडेंटिफाई किया, फिर यहां से टारगेट जीन लाया, और फिर हमने दूसरा जीन लाया, इसने टारगेट को अटैक किया, सेल को अटैक किया। और अब यहां पर क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ जीन। अब ये वाला जीन जो था इसको इसके साथ इंटीग्रेट करना है ना यहां पर। वंस डिलीवर्ड, जब ये जीन आ गया यहां पर पहुंच गया, द जीन्स आर इंसर्टेड, उसके बाद हमें क्या करना है, इस जीन को इसके अंदर इंसर्ट करना है, सेल के अंदर, वेयर दे बिगिन टू फंक्शन, जहां पर वो फंक्शन फिर परफॉर्म करते हैं। फिर जीन एक्सप्रेशन, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन, जो हमने नया जीन इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा वाला जीन, ये जीन जो है ये यहां पर लेकर गए और फिर इसके अंदर हमने डाला इसको। तो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जीन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। अब ये ब्लू कलर का जो मैंने लिखा है यहां पर, अब ये जीन्स प्रोड्यूस करना, प्रोटीन्स बनाना शुरू करेगा, या बाकी सब्सटेंसेस दैट कैन करेक्ट द जेनेटिक डिफेंस, या बाकी सब्सटेंस, ठीक है, को बनाएगा, या प्रोटीन्स को बनाएगा, जिसकी वजह से हम इस जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो 3 स्टेप। सबसे पहले आपने जीन को आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन है, ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है, और यहाँ पर हमने इसके बॉडी के ऊपर क्या किया, एक सेल को आइडेंटिफाई किया या एक टिश्यू को आइडेंटिफाई किया, जो आप बोल सकते हो जहाँ पर डिसऑर्डर है। जब हमने देखा, फिर हमने क्या किया, इस जीन को लेकर आगे ये इस सेल के ऊपर डाल दिया। तो ये क्या थी, ये सेल थी, और ये हमने जीन लिया और हमने किसके ऊपर लगा लिया, टारगेट सेल के ऊपर। अब इस टारगेट सेल के अंदर ये जीन चला गया। अब ये जीन क्या करेगा, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, ये प्रोटीन्स बना लेगा या बाकी सब्सटेंस बना लेगा। मतलब अब ये सेल अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा। आ गया समझ, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हीमोफिलिया में हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन ए पेशेंट विथ हीमोफिलिया, एक पर्सन है जिसके पास ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और ऐसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो किसी पर्सन में नहीं होता, उसको बोलते हैं वो हीमोफिलिक पेशेंट है। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट है, उसका क्या है, उसको फॉर एग्जांपल जब ब्लड लॉस होता है, जब कहीं पर इंजरी होती है तो ब्लड लॉस होता है, जो लेकिन वो ब्लड नहीं फिर रुकता है उसका, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको एक फैक्टर जो होता है वो नहीं होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है, वो फैक्टर अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका ब्लड लॉस होता है। तो इन पेशेंट्स में, इन ए पेशेंट विथ हीमोफिलिया वेयर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते ब्लड के अंदर ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, क्योंकि जीन्स में म्यूटेशन हो रही होती है। जीन थेरेपी कुड इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, जीन थेरेपी के जरिए से हम जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट प्रोड्यूस द मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, जो अंदर क्या बनाता है, फिर ब्लड क्लॉटिंग बनाता है जो उसके पास नहीं था, इनटू द पेरेंट सेल्स, ठीक है। दिस अप्रोच एम्स टू इंप्रूव द पेशेंट्स कंडीशन, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव होती है, एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर, और जो भी डिसऑर्डर इसके पास था वो हम रोक सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल के ज़रिए से ज़्यादातर आपको समझाने की कोशिश की। और हमेशा जो कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आप उसको क्या बोलते उसको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के ज़रिए से नहीं समझोगे, वो आपको परमानेंटली याद नहीं रहेगा। फिर एक और हमारे पास है सोमैटिक सेल थेरेपी। क्या है ये टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी है, लेकिन इसमें हम कैसे हम जीन थेरेपी करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग थेरेपेटिक जीन्स इनटू द सोमैटिक सेल्स ऑफ ए पेशेंट। फॉर एग्जांपल, ये मैंने पेशेंट लिया, यहाँ पर देखो, ये मैंने पेशेंट लिया और ये पेशेंट की सेल मैंने एक ली, लेकिन कौन सी सेल मैंने ली आपको बोलना है। ये ऐसी सेल हैं जिसको आप सोमैटिक सेल बोलते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, उनको हम क्या बोलते हैं, वो सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स आप बोल सकते हो, एडल्ट सेल्स भी आप इसको बोल सकते हो, सोमैटिक सेल्स को आप बोल सकते हो, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमने इससे ये सेल ली है ब्लू कलर की, ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब सोमैटिक सेल आप इसको बोल सकते हो। दिस इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग ए जीन। फिर हमने मैं ग्रीन लाया, ग्रीन वाला, तो इसमें मैंने इंसर्ट किया, ये हो गया, इसमें जीन आ गया अब, ठीक है। The changes affects only the treated individual, ठीक है। The changes affect only the treated individual and are not passed on to the future generation। और ये जो changes हम कर रहे हैं ये सिर्फ ट्रीट करेगा, ठीक है, किसको, जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटेड इंडिविजुअल को ही इफेक्ट करेगा। जो भी हम ये जीन लेकर आए हैं और फिर इस सेल में हमने इंट्रोड्यूस किया, ये सिर्फ इफेक्ट किसको करेगा, सिर्फ जिसको हम पेशेंट को ठीक करवाना चाहते हैं, एंड आर नॉट पास टू फ्यूचर जनरेशन, और फिर फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं होगा, मतलब उसके बच्चों में ये पास नहीं होगा। जिस पर्सन को है ये उसी तक ये ट्रीटमेंट रहेगा, और फिर ये पास दूसरी जनरेशन में इसका इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। फिर हमने इसको ठीक किया, फिर इसके बच्चे होंगे तो उनके अंदर ये फिर ट्रांसमिट नहीं होगा।
जैसे ए पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक पेशेंट है उसको एक फाइब्रोसिस हुआ है जिसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए डिजीज इफेक्टिंग द लंग्स, जिसकी वजह से उसके लंग्स की बीमारी हो गई है, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व है उसमें, रिसीव सोमैटिक जीन थेरेपी, तो उसको हम क्या करते हैं, सोमैटिक जीन थेरेपी से हम ठीक करते हैं। हेल्दी कॉपीज ऑफ CFRT जीन, CFRT एक किस्म का जीन है, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉपीज लेते हैं, हेल्दी कॉपीज लेते हैं, आर डिलीवर टू द लंग सेल्स। फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, इसके हमने लंग सेल ली हैं, और ये यहाँ पर इसको, क्योंकि हमने लंग सेल क्यों ली है, क्योंकि इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स में ही प्रॉब्लम है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने कोई पर्सन जो है उससे क्या लिया, हेल्दी कॉपीज़ उससे ली CRT जीन की, और इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, किस में, लंग सेल में, ये लंग सेल थी यहाँ पर, टू प्रोड्यूस द करेक्ट प्रोटीन, तो फिर यहाँ पर एक अच्छा प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी उस प्रोटीन की वजह से लंग की कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, और ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो सिम्टम्स जो है वो रुक जाएंगे। तो ये थेरेपी जो हमने की है, ये कहाँ पर की है हमने, ये सोमैटिक सेल्स हमने ली है, वहाँ पर हमने देखिए नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स पेशेंट्स में, उनमें हमने जीन थेरेपी की। लेकिन जब हम जर्म सेल्स में थेरेपी करते हैं, जर्म सेल्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स, एक होता है स्पर्म फीमेल मेल्स में, और एग होता है फीमेल में, तो यही होता है, दिस इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द जीन्स इन द जर्म सेल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फीमेल कोई है, या हमारे पास कोई मेल है, ऐसे, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने इसकी एग सेल ली, और अब इस एग सेल में हमने क्या किया है, हमने जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर हमने स्पर्म सेल ली है, और हमने स्पर्म सेल में क्या किया, जीन को लेकर आगे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। समझ आ रही है बात? तो ये जो है, या इसमें हम मॉडिफाई करते हैं जीन्स को, मॉडिफाइंग द जीन्स इन द जर्म सेल, किसके अंदर, जर्म सेल के अंदर हम करते हैं, वो स्पर्म सेल भी हो सकते हैं, वो एग सेल भी हो सकते हैं। सो द चेंज आर हेरिटेबल, क्योंकि ये चेंज क्या हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे, जो कि सोमैटिक सेल में हमें देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये दो टाइप्स ऑफ थेरेपीज हमने की है, जिसको बोलते हैं एक सोमैटिक सेल थेरेपी या एडल्ट सेल थेरेपी, दूसरा जर्म लाइन, जर्म लाइन का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन के साथ रिलेट होता है। जर्म लाइन थेरेपी इज मोर कॉन्ट्रोवर्शियल, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल देखने को मिलता है, एंड इज नॉट वाइडली प्रैक्टिस ड्यू टू एथिकल कंसर्न, इसके कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जिसकी वजह से इसको वाइडली यूज नहीं किया जाता है। जैसे दो नॉट करेक्टली इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसको ये अभी एथिकल कंसर्न्स है इसके, इसलिए ये क्लिनिक्स में ये प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। एन एग्जाम्पल वुड बी ए हाइपोथेटिकल, तो हम सोच सकते हैं कोई एग्जाम्पल, वेयर द फैमिली विद ए हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, हमने एक फैमिली ली है जिसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, लाइक हंटिंगटन्स डिजीज फॉर एग्जाम्पल उनको हो गई है, ऑप्ट्स फॉर जर्म लाइन थेरेपी, तो सपोज वो जर्म लाइन थेरेपी करवा रहे हैं टू करेक्ट द डिफेक्टिव जीन इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में करेक्ट जीन को ठीक करवाना है, प्रिवेंटिंग द डिजीज इन देयर डिसेंडेंट्स, सो दैट फिर ये क्या करते हैं, इस डिजीज को रोक देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक और किस्म की थेरेपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन थेरेपी, ये टाइप्स ऑफ जीन थेरेपीज थी दो। तीसरा हमारे पास जो है दैट इज एक्स वाइवो और इन वाइवो। इन दिस मेथड सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द पेशेंट बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पेशेंट है और इसकी बॉडी से कोई सेल ली गई है, ये सेल थी यहाँ पर, अब इस सेल को हमने रिमूव किया है, तो रिमूव किया है सेल को, ठीक है, सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी जेनेटिकली मॉडिफाइड इन द लैब, और ये यहाँ पर लैब है, और इस सेल को लैब के अंदर डाल दिया, एंड देन रीइंट्रोड्यूस इन द पेशेंट्स बॉडी, फिर हमने क्या किया, इसको पेशेंट की बॉडी में वापस लेकर आ गए मॉडिफाई करने के बाद, ठीक है, इसको ठीक किया हमने, फिर वापस इस सेल को लेकर आते हैं और पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। आया समझ? तो इसी को बोलते हैं हम एक्स वाई वो, पेशेंट की बॉडी से बाहर हम इसको मॉडिफाई करते हैं लैब में, और फिर वापस इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर पेशेंट्स विथ सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, फॉर एक पेशेंट है जिसके पास एक डेफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड डेफिशिएंसी, इम्यून सेल्स आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट से हमने इम्यून सेल्स ली हैं, करेक्टेड विद द फंक्शनल कॉपी ऑफ द डिफेक्टिव जीन इन द लैब, फिर हमने क्या किया, इसको लैब में इसको करेक्ट करवाया इसके जीन को, एंड देन इंसर्टेड बैक टू इनटू द पेशेंट, और फिर इस जीन को पेशेंट को वापस दिया जाता है टू रेस्टोर इम्यून फंक्शन, सो दैट अपनी इम्यून फंक्शंस को रेस्टोर कर पाए। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं इन वाइवो का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स डायरेक्टली डिलीवरिंग द थेरेपेटिक जीन्स इन द पेशेंट्स बॉडी, ये पेशेंट है उसकी बॉडी में डायरेक्ट, ये इसकी सेल है, डायरेक्टली उसकी बॉडी में ही हम क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, ठीक है, जीन्स की, वेयर द टारगेट सेल्स आर लोकेटेड, जहाँ पर टारगेट सेल्स लोकेटेड होती है। ए पर्सन विथ मस्कुलर एट्रोफी, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसको मस्कुलर एट्रोफी हुआ है, एक डिसऑर्डर है
ए कंडीशन दैट वीकन्स मसल्स, एक ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से मसल्स इंसान की वीक हो जाती है, माइट रिसीव एन इंजेक्शन, इसको डायरेक्टली हम इंजेक्शन देते हैं मसल टिश्यूज़ के अंदर कंटेनिंग ए वेक्टर, जिसमें वेक्टर होता है विद ए करेक्ट डायस्ट्रोपिन जीन। हम क्या दिया हमने इसको एक जीन दिया है टू हेल्प रिपेयर एंड स्ट्रेंथन द मसल सेल्स। यहाँ पर हमने मसल सेल को रिपेयर या स्ट्रॉन्ग करवाया है, हमने डायरेक्टली इंजेक्शन दिया है, सीधे मसल टिश्यूज़ के अंदर हमने लगाया है। तो यहाँ पर हमने सेल को पेशेंट से बाहर तो नहीं निकाल के रखे हैं, हमने डायरेक्ट इंजेक्शन ही किया है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जीन एडिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है।